आज के वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ है। आते लघुत्तरी और जो लघुत्तरी क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन में अनुपात था। हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन में अनुपात क्या था? तो देखिए आंसर सही होगा इसमें पहला 2:1:2 का अनुपात था। और आपको बता दें जो मिलर थे, मिलर ने निष्कर्ष निकाला था, मिलर ने निष्कर्ष निकाला था। निष्कर्ष क्या निष्कर्ष निकाला था? निकाला था इन्होंने बताया कि आज से लगभग 3 से 4 खरब वर्ष पहले, मिलर ने क्या कहा था? आज से लगभग 3 से 4 खरब वर्ष पहले आद्य युग में पृथ्वी वाष्प, बादलों, मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन गैस से घिरी थी। मतलब इन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया कि जो आद्य पृथ्वी थी, आज से लगभग 3 से 4 खरब वर्ष पहले जब पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल था उसमें वाष्प थी, बादल थे बहुत सारे, मीथेन थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन गैसें, ये सभी गैसों का मिश्रण पूरे वायुमंडल में फैला हुआ था। तो इस पूरे प्रयोग को देखने के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक एवं बहुरूपी कीट है। ऐसा कौन सा कीट है जो सामाजिक है और बहुरूपी है? तो देखिए जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी सामाजिक कीट होती है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सामाजिक कीट इसे क्यों कहा जाता है? सामाजिक कीट का मतलब है पूरे समाज के साथ रहती है। पूरे समाज का मतलब है कि एक साथ समूह में रहती है, समूह में रहती है, पूरा छत्ता बनाती है। और छत्ते में श्रमिक मधुमक्खी भी होती हैं, ड्रोन भी होते हैं, रानी मधुमक्खी भी होती है, बहुत सारा पूरा समाज रहता है, इसलिए सामाजिक मधुमक्खी होती है। और इसके अलावा आपको बता दें कि मधुमक्खी के अलावा जो दीमक होता है, दीमक भी सामाजिक कीट होता है, सामाजिक कीट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। जंतु कोशिकाएं यानी एनिमल सेल में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक कौन है? उपयुक्त कहा गया है, तो इसमें आंसर सही होगा PBr 322 उपयुक्त संवाहक होता है। आपको कई जगह पर यह भी मिल सकता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? देखिए मोर लिखा है, तो मोर क्या होता है? राष्ट्रीय पक्षी होता है। मोर राष्ट्रीय पक्षी है, जबकि यहां पर पूछा गया है राज्य पक्षी, तो राज्य पक्षी होगा सारस। सारस या सारस को क्रेन भी कहा जाता है, ये राज्य पक्षी होता है। अगर राज्य पक्षी ना पूछता राजकीय पशु क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछ लेता तो क्या बताते? तो बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु होता है। और अगर राजकीय पशु भी ना पूछ ले कि राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय वृक्ष का नाम पूछ ले, तो अशोक का जो पेड़ होता है, जो अशोक है, वही राजकीय वृक्ष होता है। और अगर राजकीय वृक्ष भी ना पूछे, राजकीय पुष्प पूछ ले, तो राजकीय पुष्प पलाश होता है। और अगर राजकीय मिठाई पूछ ले तो जलेबी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर लघुत्तरी प्रश्न में है 2 का पहला, वंशागति के क्रोमोसोम वाद को किसने प्रस्तावित किया था? तो देखिए सभी लोग जानते हैं वाल्टर सटन व थियोडर बॉवेरी ने वंशागति का क्रोमोसोमवाद या गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और आपको बता दें कि इस सिद्धांत में क्या था? इन्होंने बताया था कि द्विगुणित
जायगोट क्या होता है? द्विगुणित होता है या युग्मनज द्विगुणित होता है। तो द्विगुणित जायगोट से जितनी भी कोशिकाएं बनी हैं, जितनी भी कोशिकाएं बनती हैं सभी द्विगुणित होती हैं। द्विगुणित जायगोट से बनी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। साथ साथ बताया था प्रत्येक दैहिक कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र जोड़ों में होते हैं। प्रत्येक दैहिक कोशिका में गुणसूत्र जोड़ों में होते हैं और गुणसूत्रों पर जीन्स पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के और कई सारे इसी तरीके के इन्होंने प्रस्ताव दिए थे या फिर अपने सिद्धांत में इन्होंने बताया था। फिर अगला है जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए जीन क्या है? जो डीएनए होता है, डीएनए अणु का एक ऐसा खंड जिसमें, बहुत सरल सी परिभाषा आपको बताते हैं, जिसमें विशिष्ट प्रोटीन्स संश्लेषण के लिए न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम के रूप में सांकेतिक सूचना संचित रहती है, उसे जीन कहते हैं। यानी डीएनए अणु का ऐसा खंड जिसमें विशिष्ट प्रोटीन संश्लेषण के लिए न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम के रूप में सांकेतिक सूचना संचित रहती है, उसे ही जीन कहा जाता है। कहा गया जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो डीएनए पर पाए जाते हैं। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो गुणसूत्र पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विलुप्त प्रजातियां क्या हैं? देखिए जब कोई भी जीवधारी है, जब कोई जीव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो उसे ही विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। मतलब कोई जीव जाति है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसे ही विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। जैसे डोडो पक्षी। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं वाहित मल प्रदूषण क्या है? तो वाहित मल क्या है? जो नगरों का जल होता है, मान लीजिए जल है, जल में अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं जब, तो उसे ही वाहित मल कहा जाता है। अपशिष्ट पदार्थों में जैसे घरों का कूड़ा करकट है, कागज है, ठोस पदार्थ हैं, जब ये सारी चीजें जल में मिल जाती हैं तो उसे ही वाहित मल कहा जाता है। यानी प्रदूषित जल ही वाहित मल होता है। फिर अगला क्वेश्चन है आणविक कैंचियां क्या है? इसकी परिभाषा दीजिए। देखिए आणविक कैंची लगा है, कैंची का कार्य होता है काटना, और आणविक लगा है इसका मतलब डीएनए को काटना। डीएनए क्या है? अणु है, मॉलिक्यूल है। यानी डीएनए को कट करने की जो कैंचियां होती हैं उसे ही आणविक कैंची कहा जाता है। वास्तव में जो आणविक कैंची है ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है। और आपको बता दें जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है ये डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाता है। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो देखिए, बहुत ही सरल तरीके से चित्र सहित मैंने समझाया है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए लघु उत्तरी का पहला प्रश्न है प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद कीजिए। यानी प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर स्पष्ट करना है। जब कोई संतति में एक जोड़ी विरोधी कहो चाहे विपरीत कहो, विरोधी जीन उपस्थित होते हैं तो एक जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्त को रोक कर स्वयं प्रकट होता है, तो उसे प्रभाविता कहते हैं। जैसे कैपिटल टीटी, स्मॉल टीटी है, ये दो विरोधी लक्षण वाले जीन लिए और दोनों के बीच क्रॉस कराया, तो यहाँ पर ये लंबा था, ये बौना था, यहाँ पर लंबा पौधा हुआ, तो ये दब गया और ये उभर कर आया, यानी ये प्रकट हुआ। जो प्रकट हुआ उसे
क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं, और ये पूरी प्रक्रिया प्रभाविता कहलाती है। और जो प्रकट नहीं हुआ उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और पूरी प्रक्रिया अप्रभाविता कहलाती है। तो अप्रभाविता में भी ऐसे ही था कि जो प्रकट नहीं हुआ वो अप्रभावी है। फिर अगला क्वेश्चन है, mRNA तथा tRNA में अंतर बताइए। mRNA क्या है, तो मैसेंजर आरएनए है। tRNA क्या है, तो ट्रांसफर आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए जो mRNA है इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बनने के लिए डीएनए में सूचना अनुलेखित होती है, यानी ये जो सूचनाएं हैं ये राइबोसोम तक पहुंचाता है। जबकि जो tRNA है ये अमीनो अम्ल का वहन करके उन्हें राइबोसोम तक ले जाता है और प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। तो इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, जीव की उत्पत्ति के संबंध में कोएसरवेट्स के योगदान को स्पष्ट कीजिए। कोएसरवेट्स क्या है ये बताना है। आपको बता दें, माना जाता है कि जीवन का विकास कोएसरवेट्स से हुआ है। ये माना जाता है कि जीवन का विकास कोएसरवेट्स से हुआ है। और आपको बता दें कि जो कोएसरवेट्स है ये प्रोटीन के कोलाइडी कण हैं और पॉलीसैकेराइड्स से मिलकर बने हैं। प्रोटीन के कोलाइडी कण हैं और पॉलीसैकेराइड्स से मिलकर बने। ये जल अवशोषित जब करते हैं तो इनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाती है, जैसे कोशिका भित्ति होती है, और इन्हीं से ही कोशिकाएं बनी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बायोपायरेसी किसे कहते हैं। बायोपायरेसी क्या है। देखिए, जैसे कोई दो देश हैं, एक देश ये है दूसरा देश ये है, तो किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधन इसके पास थे, तो किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश के जैविक संसाधनों का चोरी कर लेना या बिना आज्ञा के ही उपयोग कर लेना या उनसे अनुमति न लेना और उसका यूज कर लेना बायोपायरेसी कहलाता है। किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश के जैविक संसाधनों का बिना आज्ञा बिना उसकी अनुमति के यूज कर लेना उपयोग कर लेना ही क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, घड़ियाल परियोजना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। घड़ियाल परियोजना क्या है, बताएं कि घड़ियाल संरक्षण के लिए ये परियोजना चलाई गई। और आपको बता दें कि कब चलाई गई, तो 1975 में भारत सरकार ने 1975 में क्रोकोडाइल प्रजनन कार्यक्रम प्रारंभ किया था। 1975 में क्रोकोडाइल प्रजनन कार्यक्रम प्रारंभ किया था और ये सबसे पहले उड़ीसा में हुआ था। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप चैनल से जाकर के देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए, लघु उत्तरी में पहला क्वेश्चन है, असंग जनन क्या है, उपयुक्त उदाहरण देकर इस प्रक्रिया को समझाइए। असंग जनन क्या है बताया गया है। तो देखिए, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ पौधों में युग्मक संलयन नहीं होता है। युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही, युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नया पौधा बन जाता है, उसे ही असंग जनन या एपोमिक्सिस कहा जाता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें निषेचन नहीं होता है, यानी युग्मक संलयन नहीं होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है, इसके बिना ही नया पौधा नया जीव बन जाता है, उसे ही असंग जनन कहा जाता है। उदाहरण कहा गया है, तो उदाहरण में आप नींबू बता सकते हैं, नींबू, और ऐसे ही नागफनी है, नागफनी बता सकते हैं, क्रेपिस बता सकते हैं। ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे।
फिर अगला है शुक्र जनन नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। चलिए इसको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए इस तरह से बाहरी आवरण जो खींचेंगे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा खींचेंगे, क्योंकि ये शुक्र जनन नलिका का नामांकित चित्र है। आसान तरीके से बनाकर कैसे सही सही नाम लिखें आज आपको बताएंगे। तो बीच में जो गोला बनाएंगे उसमें इस तरह से कोशिकाएं बनाना है और कोशिकाओं में ये केंद्रक रख देना है बीच बीच में, थोड़ा सा बड़े बड़े से केंद्रक रखना है। और ये बीच में थोड़ा हम बनाना भूल गए थे, बीच बीच में आपको सरटोली की जो कोशिकाएं हैं ये थोड़ा सा लंबी बनाना है, लंबे केंद्रक के साथ में। और इसके बाद में ये प्रारंभिक शुक्रजनक जो कोशिकाएं होती हैं इनको बनाना है, गोल गोल से बना करके उसके अंदर केंद्रक जैसे रखना है। फिर धीरे धीरे करके छोटे करते जाना है। देखिए धीरे धीरे करके छोटे करते जाना है, पहले बड़े बड़े थे फिर छोटे छोटे, और फिर शुक्राणुओं को लास्ट में बना देना है कि शुक्राणु बन गए हैं। देखिए अब जितना भी बनाना है बिल्कुल जैसे मैंने बीच में बनाना आपको बताया है, सेम ऐसे ही सभी में बनेगा, सेम ऐसे ही। फिर अब बाहर थोड़ा सा बड़े बड़े से 4-6 बना देंगे और इसमें बड़े बड़े से केंद्रक जैसे रख देंगे इस तरह से, और बीच बीच में कोशिकाएं ये बना देंगे, इंटरस्टिशियल सेल। अब ये शुक्राणु हो जाएंगे। मैंने पहले ही बताया था ये शुक्राणु होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। और ये जो कोशिकाएं थी ये पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना बता रहे हैं, स्पर्मेटिड्स हैं। और ये सर्टोली की कोशिकाएं हैं, मैंने आपको पहले बताया था ये सर्टोली सेल्स हैं। सर्टोली की कोशिकाएं अंग्रेजी में भी लिख देंगे, सर्टोली सेल्स। और ये बिल्कुल पहले सबसे बनाया था गोला बनाने के बाद में, तो उनका नाम भी लिख देंगे शुक्रजन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया। तो ये नाम लिखने के बाद शुक्रजनक नलिका के अनुप्रस्थ काट चित्र का नाम नीचे लिखेंगे, अथवा वृषण के अनुप्रस्थ काट भी इसे कहा जाता है। अगला है सेरोगेट मां पर टिप्पणी लिखिए। चलिए इसको भी समझा देते हैं। तो ऐसी स्त्री जिसमें किसी दूसरी स्त्री के भ्रूण का विकास कराया जाता है सेरोगेट मां कहलाती है। जैसे ये लोग दंपति हैं अथवा पति पत्नी हैं, तो इनकी पत्नी गर्भ धारण नहीं कर सकती है या गर्भ धारण करने में असमर्थ है। अब क्या किया जाएगा कि इनकी पत्नी के अंडाणुओं को ले लिया जाएगा और इधर इनके पति के शुक्राणुओं को ले लिया जाएगा और दोनों में कल्चर माध्यम में, संवर्धन माध्यम में निषेचन करवा दिया जाएगा। अब निषेचन करवाने के बाद उस बच्चे को जब वो 16 कोष की भ्रूण अवस्था हो जाएगा तो इस दूसरी स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाएगा। अब ये जो दूसरी स्त्री है जब बच्चे के 9 महीने पूरे हो जाएंगे तो उसको जन्म देगी, तो इसी दूसरी स्त्री को क्या कहेंगे, सैरोगेट माँ कहेंगे। एग्जाम में इसको और डिटेल से कैसे लिखेंगे तो इसका फुल वीडियो हमारे चैनल में पड़ा हुआ है, देख लीजिए। फिर अगला है डाउन सिंड्रोम के बारे में समझाइए। चलिए इसको समझा देते हैं। मनुष्य में सामान्य गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मतलब एक सामान्य मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 44 ऑटोसोम और 2 एलोसोम या लिंग गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार से 44 और 2 कुल मिलाकर के 46 हो जाते हैं। गुणसूत्रों की यह संख्या सामान्य रूप से मानव में पाई जाती है, सामान्य रूप से पाई जाती है। अब किसी कारणवश इस संख्या में कमी या अधिकता होने पर मानव में गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कोई कारण है, उस कारण से मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कब? जब इस संख्या में कम या अधिकता होती है। तो गुणसूत्रों की अपसामान्य संख्या से होने वाले दोषों को सिंड्रोम कहा जाता है। यानी गुणसूत्रों में ये जो अपसामान्य संख्या हो जाती है, कम या ज्यादा हो जाती है, इसी को क्या कहा जाता है, सिंड्रोम कहा जाता है। इस दोष को सिंड्रोम कहते हैं। सन 1866 ईस्वी में इंग्लैंड के लैंगडन डाउन नाम ध्यान देंगे, इनका नाम था लैंगडन डाउन ने सबसे पहले मंगोली जड़ता या जड़ बुद्धिता रोग का वर्णन किया था। इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम कहा जाने लगा।
डाउन क्यों कहा गया? क्योंकि इनका नाम था इन वैज्ञानिक का और इन्होंने सबसे पहले वर्णन किया, इसलिए इस सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम कहा जाने लगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डाउन सिंड्रोम शब्द का अर्थ क्या है। चलिए अब जानते हैं कि इसमें होता क्या है वास्तव में। तो यह सिंड्रोम या विकार 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र बनने के कारण होता है। 21वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं उसमें 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र बन जाते हैं, इसके कारण होता है। मतलब 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र की 3 कॉपी या प्रतिलिपियां बनने से डाउन सिंड्रोम विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। जब एक बढ़ गया तो 47 हो जाती है। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, जैसे मंगोलियन होते हैं वैसे इनका चेहरा हो जाता है। इसीलिए इसे मंगोलियन जड़ बुद्धिता भी कहा जाता है। और चेहरा मंगोलों के समान का मतलब है कि आंखें तिरछी, आंख एक दूसरे से काफी दूरी पर, पलकें वलित हो जाती है, वलित मतलब फोल्डेड, माथा चौड़ा, नाक चपटी और जो कान होते हैं वह छोटे छोटे और गोल हो जाते हैं, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी हो जाती है। इसी प्रकार से डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति की गर्दन छोटी, मोटी, अंगुलियां छोटी, ठूंठे के समान, जैसे ठूंठ होता है उसी ठूंठे के समान हो जाती हैं। मुख खुला हुआ रहता है, निचला होंठ बाहर उभरा हुआ होता है। इन व्यक्तियों की बुद्धि मंद और मस्तिष्क अल्प विकसित होता है। बुद्धि कैसी होती है? मंद होती है, कम होती है, और मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, ज्यादा विकसित नहीं होता है। फिर अगला है समारंभन कोडान एवं समापन कोडान से आप क्या समझते हैं? देखिए समारंभन कोडान क्या है? समारंभन कोडान AUG है, जो समारंभन कोडान है या प्रारंभन कोडान है क्या है? AUG है। और यह कोडान प्रारंभिक कोडान के अतिरिक्त अमीनो अम्ल मिथियोनीन को भी कोडित करता है। यानी जो AUG है ये मिथियोनीन को भी कोडित करता है, अमीनो अम्ल मिथियोनीन को। ये प्रारंभिक कोडान या समारंभन कोडान है। समापन कोडान कौन कौन से हैं? UAA, UAG, UGA, ये 3 क्या हैं? समापन कोडान होते हैं, समापन कोडान। और आपको बता दें ये किसी भी एमिनो अम्ल को कोडित नहीं करते हैं, किसी भी अमीनो अम्ल में कोडान नहीं बनाते हैं। और ये करते क्या हैं? तो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को समाप्त करते हैं या फिर कह लीजिए कि विमोचन का कार्य करते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के समापन या विमोचन का कार्य करते हैं। फिर अगला है ओपेरिन की परिकल्पना पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए जो ओपेरिन है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित अपनी परिकल्पना दी थी और उस परिकल्पना को ओरिजिन ऑफ लाइफ में प्रकाशित भी किया था। तो इसकी फुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देखिए, बहुत ही सरल तरीके से मैंने उसमें समझाया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको बता दें उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। तो जीन में बहुत ही सरल सी परिभाषा बताते हैं, कहीं लिखी नहीं मिलेगी। जीन में अचानक होने वाले परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। जीन में अचानक होने वाले परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है, जो अचानक चेंजेज आ जाते हैं। और उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था? तो हुंगो डी व्रीज ने दिया था 1901 में, हुंगो डी व्रीज ने। फिर अगला क्वेश्चन है कृषि में जैव उर्वरकों का महत्व लिखिए। कृषि में जैव उर्वरक का क्या महत्व है? तो देखिए जैव उर्वरक वास्तव में क्या होते हैं? ऐसे उर्वरक
जिसमें जैविक पदार्थ मिला हो, जैसे जैविक पदार्थ में पेड़ पौधों के अवशेष हैं, जंतुओं के अवशेष हैं या जंतु हैं मिले हो तो उसे ही जैव उर्वरक कहा जाता है। और जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है, राइजोबियम है, नास्टाक है, ये सब क्या करते हैं, जैव उर्वरक, एक तरह से जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। और जैव उर्वरक जब पड़ते हैं तो फसल अच्छी होती है और उसमें रासायनिक पदार्थ भी नहीं जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बायोरिएक्टर पर टिप्पणी लिखिए। तो इस पर हमारे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, आप लोग जाकर के वहां से अच्छे से इसको समझ सकते हैं। फिर अगला है, एंजाइम चिकित्सा क्या है या जीन चिकित्सा से कैसे भिन्न है। देखिए, एंजाइम प्रत्येक कोशिका के भीतर रासायनिक प्रतिक्रियाओं सुगम बनाने में सहायता करते हैं। जो एंजाइम है प्रत्येक कोशिका के अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सुगम बनाने में सहायता करते हैं, जबकि जो जीन चिकित्सा है इसमें किसी खराब जीन को हटाकर उसकी जगह पर नया जीन डाला जाता है, तो इसे ही जीन चिकित्सा कहा जाता है। खासकर ये अनुवांशिक रोगों के लिए उपयोग किया जाता है। फिर अगला है, अंतरजातीय स्पर्धा को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, अब विभिन्न जातियों के बीच जो स्पर्धाएं होती हैं, जो कंपटीशन होता है, उसे ही अंतरजातीय स्पर्धा कहा जाता है। चलिए फिर अगला है, रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेड डाटा बुक, देखिए ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें विलुप्त हो रहे जीवों को अंकित किया गया है, दर्शाया गया है, ताकि उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। और इस पर फुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देखिए। रेड डाटा बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। पहला है, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। पुष्पी पौधों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन आपको समझा देते हैं। तो लघु बीजाणु का मतलब है परागकण अथवा पॉलन ग्रेन, यानी लघु बीजाणु को पॉलन ग्रेन अथवा परागकण कहते हैं। अतः लघु बीजाणु जनन का मतलब क्या होगा, तो लघु बीजाणु जनन का मतलब परागकणों का जनन अथवा परागकणों का बनना या उनका निर्माण होना। अब लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 अगुणित लघु बीजाणु अथवा परागकण बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, उससे 4 लघु बीजाणु अथवा 4 परागकण बनते हैं, अथवा कह लीजिए कि माइक्रोस्पोर बनते हैं। चाहे लघु बीजाणु कहो, चाहे परागकण कहो, चाहे माइक्रोस्पोर कहो, एक ही बात है। टेपिटम की कोशिकाएं वेजी रूप होती हैं, वेज शेप्ड होती हैं, और इनमें एक या अधिक केंद्रक होते हैं। जो टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं वेजी रूप में होती हैं, वेज शेप्ड होती हैं, एक से अधिक केंद्रक, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। यह पोषक ऊतक है जो वर्धन करते हुए परागकणों का पोषण करता है, यानी जो परागकण बढ़ रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं, बढ़ते हुए विकसित हो रहे परागकणों को भोजन देता है। टेपिटम पोषण देने का कार्य करता है। आपको बता दें कि अधिकतर देखा गया है जो बीजाणु जनन है, बीजाणु जनन ऊतक का कुछ भाग विघटित होकर वर्धन करते हुए परागकणों को पोषण कराता है। यानी बीजाणु जनन ऊतक जो होता है वो कुछ थोड़ा सा विघटित हो जाता है और वही परागकणों में पोषण के रूप में जाता रहता है। जो आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकण के विभिन्न अवस्थाएं हैं। जो परागकण बन रहे हैं उसकी विभिन्न अवस्थाएं हैं। जो पहला वाला चित्र दिखाया गया है, ए वाला, ये एक बीजपत्री में चतुष्फलकी प्रकार का बीजाणु चतुष्क है, और जो दूसरा वाला बी वाला दिखाया गया है, ये द्विबीजपत्री में समद्विपार्श्व प्रकार का बीजाणु है। यानी पहला एक बीजपत्री चतुष्फलकी है और दूसरा द्विबीजपत्री समद्विपार्श्व चतुष्क है। तो इस प्रकार से इनका विकास होता है। अथवा ये नहीं करते हैं तो पर परागण में होने वाले लाभ व हानि का उल्लेख कीजिए। लाभ और हानि को बताना है, लाभ क्या है और हानि क्या है इसका उल्लेख करना है। लाभों के अंतर्गत अच्छी स्वस्थ संतति प्राप्त होती है, संकर ओज वाली जीवन क्षम बीजों का उत्पादन होता है, नई प्रजातियों का विकास होता है, हानिकारक गुण पृथक हो जाते हैं। अगर हानियों को देखा जाए तो इसमें बाह्य कारक या माध्यम की आवश्यकता होती है, बहुत मात्रा में परागकण व्यर्थ हो जाते हैं,
तो इन दोनों पर एक ही वीडियो में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। हानि भी लाभ भी आप जाकर के चैनल की लिंक से देख सकते हैं। फिर अगला है एस्केरियासिस से आप क्या समझते हैं, इसके बचाव, उपचार व नियंत्रण का उल्लेख कीजिए। एस्केरियासिस जो रोग है ये एस्केरिस के द्वारा होता है। इससे बचाव कैसे करें, उपचार क्या है, नियंत्रण, पूरा डिटेल हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार लिखिए। मलेरिया फिर फुल जानकारी हमारे चैनल में अपलोडेड है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। फिर अगला है लैमार्कवाद व डार्विनवाद की तुलना रेखा चित्रों से कीजिए। पहला अंतर क्या दिया है, लैमार्क के मतानुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन छोटी थी और चारों टांगे समान, मतलब चारों टांगे एक जैसी थीं और छोटी छोटी थीं। मतलब लैमार्क ने बताया कि जो जिराफ थे, जिराफ के पूर्वज छोटी गर्दन और छोटे कद के थे और ऊंचे वृक्षों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए वे अपनी गर्दन को ऊपर खींचते थे और अगली टांगों को उचका उचका कर पत्तियों तक पहुंचने की कोशिश करते थे, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। कुल मिलाकर के लैमार्क ने बताया कि जिराफ के पूर्वज छोटी गर्दन वाले थे और उनकी चारों टांगे भी छोटी छोटी एक जैसी थीं, छोटी छोटी थीं और ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए गर्दन को ऊपर खींचते थे और अगली टांगों को उचकाते थे और पत्तियों को खाते थे। जबकि इसके विपरीत डार्विन ने क्या बताया, इन्होंने कहा, यानी डार्विन के अनुसार जिराफ के पूर्वजों में गर्दन और आगे के पैरों की लंबाई भिन्न भिन्न थी और ये भिन्नताएं वंशागत थी। मतलब इन्होंने बताया कि जिराफ के पूर्वज विभिन्न लंबाई के गर्दन वाले थे और यह विभिन्नता आनुवांशिक थी। मतलब डार्विन ने क्या कहा कि पहले से ही जो जिराफ के पूर्वज थे उनमें से कुछ जिराफ लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाले थे और कुछ जिराफ छोटी गर्दन और छोटी टांगों वाले थे और ये भिन्नताएं कैसी थी, आनुवांशिक थी। तो पहले अंतर में हमने जाना कि लैमार्क ने कहा कि पहले से ही सभी जिराफों की टांगें छोटी थी और गर्दन छोटी थी, जबकि डार्विन ने कहा कि पहले से ही कुछ जिराफों की लंबी गर्दन और लंबी टांगें थी अगली वाली, जबकि कुछ की लंबी गर्दन और लंबी टांगें नहीं थी। फिर दूसरा अंतर है लंबे वृक्षों से भोजन प्राप्त करने के लिए लगातार खिंचाव के कारण अगली पीढ़ी की संतानें कुछ लंबी गर्दन वाली बन गईं। ये किसने कहा, लैमार्क ने कहा कि लंबे लंबे जो पेड़ थे उनसे भोजन प्राप्त करने के लिए लगातार गर्दन को खींचते थे, तो खिंचाव के कारण इनकी जो अगली पीढ़ी हुई उनकी संतानें कुछ लंबी गर्दन वाली बन गई। मतलब ये हुआ कि भूमि पर घास फूस की जब कमी हो गई तो भूमि पर घास फूस कम हो जाने पर ये ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन खींचते थे ऊपर की ओर और अगली टांगों को उचकाते थे पत्तियों को खाने के लिए, जिससे इन्होंने क्या कहा कि उसकी जो अगली पीढ़ी आई उस पीढ़ी की संतानों की जो गर्दन थी वो लंबी हो गई और अगली टांगे भी लंबी हो गई। जबकि डार्विन ने क्या बताया, डार्विन ने कहा कि भोजन के लिए प्रतियोगिता एवं संघर्ष के कारण लंबी गर्दन वाले जिराफ अधिक उपयुक्त पाए गए और प्राकृतिक चयन के कारण यानी नेचुरल सिलेक्शन के कारण जीवित रहे तथा छोटी गर्दन वाले जिराफ समाप्त होते चले गए। अब चूंकि डार्विन ने बताया था कि जिराफ पहले से ही कुछ ऐसे थे जिनकी लंबी गर्दन थी, कुछ ऐसे थे जिनकी छोटी गर्दन थी, तो इन्होंने क्या कहा कि पेड़ों की पत्तियों तक जो जिराफ पहुंच पाए वो जीवित रहे, जो नहीं पहुंच पाए वो मर गए। मतलब डार्विन ने क्या बताया कि घास फूस की जब कमी हो गई तो घास फूस की कमी होने पर अधिक लंबी गर्दन वाले और लंबे अग्रपाद वाले यानी लंबे पैरों वाले जिराफ भोजन प्राप्त करने में सफल रहे और जीवन संघर्ष में जीवित रहे, जबकि जो छोटी गर्दन वाले थे वह समाप्त हो गए, मर गए और लंबी गर्दन वाले अधिक संतानोत्पत्ति कर पाए, उनकी संतानें लंबी गर्दन वाली होती चली गईं, ये बताया। फिर अगला अंतर है अग्रपादों तथा गर्दन के अधिक उपयोग से दोनों अंगों की लंबाई पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई और आधुनिक जिराफ की उत्पत्ति हुई। लैमार्क ने क्या कहा कि
क्योंकि जो जिराफ थे ये अग्रपादों को उचकाते थे, अगले वाले पैरों को उचका उचका करके पत्तियों को खाते थे और गर्दन को ऊपर की ओर खींचते थे पत्तियों को खाने के लिए। यानी इन दो अंगों का अधिक उपयोग किया। किसका किसका? गर्दन का और आगे के टांगों का अधिक उपयोग किया। अब अधिक उपयोग करने के कारण इनकी लंबाई पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई और इस तरह से आधुनिक जिराफों की जो गर्दन है वो लंबी हो गई और उनकी अगली टांगें भी लंबी हो गई। ये लैमार्क ने कहा। जबकि डार्विन ने कहा कि प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप लंबी गर्दन और लंबे अग्रपादों वाले जिराफ ही जीवित रहे। इन्होंने क्या कहा कि पहले से ही वो लंबी गर्दन और लंबे टांगों वाले थे। कुछ ऐसे थे जिनकी लंबी गर्दन और लंबी टांगे थी, कुछ ऐसे थे जिनकी छोटी गर्दन और छोटी टांगे थी। तो जो पहले से ही थे, चूंकि वो प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप यानी कि उस प्रकृति में वो रह पाए, पत्तियों को खा पाए, इसलिए जीवित रहे। और जो छोटी गर्दन वाले थे और छोटी टांगों वाले थे वे मर गए। मतलब प्रतियोगिता और संघर्ष के बाद प्राकृतिक वर्ण में केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ ही शेष बचे रहे। इनकी संख्या वृद्धि होती रही और आधुनिक जिराफ का विकास हुआ। कुल मिलाकर के इस तीसरे अंतर में हमने जाना कि लैमार्क के मतानुसार जिराफों में टांगों और गर्दन के अत्यधिक उपयोग से इन अंगों की लंबाई पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई और इससे लंबी टांगों और लंबी गर्दन वाले आधुनिक जिराफ का विकास हुआ। जबकि डार्विन ने बताया कि प्रतियोगिता और संघर्ष के बाद प्राकृतिक वर्ण में केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ ही शेष बचे रहे। इनकी संख्या में वृद्धि होती रही और आधुनिक जिराफ का विकास हुआ। और जो छोटी गर्दन वाले थे वे मर गए, समाप्त हो गए, खत्म हो गए। फिर अगला अंतर है लैमार्क के प्रमुख आधार नई आवश्यकताएं, वातावरणीय परिवर्तन, अंगों का उपयोग व अनुपयोग, उपार्जित लक्षणों का विकास, उपार्जित लक्षणों की वंशागति और नवीन जाति का विकास, ये थी। जबकि डार्विन के प्रमुख आधार जीवन संघर्ष, संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, विभिन्नता, प्राकृतिक चयन, समर्थ की उत्तरजीविता, लाभप्रद सतत भिन्नताओं की वंशागति और नई जाति का विकास। फिर अगला है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जीवन किस तरह से उत्पन्न हुआ पृथ्वी पर, इसका संक्षिप्त विवरण देना है। आज से लगभग 5 से 6 खरब वर्ष पूर्व पृथ्वी बनी। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से चित्र सहित समझाया हुआ है। तो लगभग 5 से 6 खरब वर्ष पूर्व पृथ्वी बनी। तब से आज तक विविध प्रकार के जीवों का विकास हुआ। यानी तब से लेकर के आज तक ना जाने कितने प्रकार के जीवों का विकास हो चुका है। वैज्ञानिकों ने समय समय पर अलग अलग परिकल्पनाएं प्रस्तुत की और जो वैज्ञानिक थे इन्होंने अलग अलग अपनी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, अपने अपने तरीके से बताया कि किस तरह से जीवों का विकास हुआ या किस तरह से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। जिनमें से कुछ प्रमुख परिकल्पनाएं हैं। पहला है यंत्रवाद, दूसरा है स्वतः जननवाद, तीसरा है जीव जननवाद, चौथा है ब्रह्मांडवाद और पांचवा है जीवन का जैव रासायनिक उद्भव। तो चलिए इन सबको एक एक करके समझा देते हैं। तो पहला है यंत्रवाद, यह इसे ही आकस्मिक अकार्बनिकवाद भी कहा जाता है। तो कोवियर के अनुसार पृथ्वी पर समय समय पर प्रलय की भयानक क्रिया होती है। इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी पर, हमारी जो पृथ्वी है, इस पर समय समय पर प्रलय आती रहती है, जिसमें कहीं पर्वत समुद्र में धंस जाते हैं तो कहीं पर्वत समुद्र से बाहर आ जाते हैं। यानी जब प्रलय आती है तो कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो समुद्र के अंदर धंस जाते हैं, कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो बन जाते हैं। इन परिवर्तनों से पृथ्वी के सारे जीव नष्ट हो जाते हैं और प्रलय में क्या होता है कि पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी होते हैं समस्त जीवधारी खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और प्रलय के बाद अकार्बनिक पदार्थों से अकस्मात ही नए जीव बन जाते हैं। और जब प्रलय समाप्त हो जाती है तो जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं या इनऑर्गेनिक मैटर्स से क्या होता है कि नए जीव बन जाते हैं। वो भी कैसे? अकस्मात कहा, अचानक बन जाते हैं।
हैकल ने इस सिद्धांत को यंत्रवाद का नाम दिया था। जो हैकल थे उन्होंने ही इसे मैकेनिस्टिक थ्योरी कहा था या यंत्रवाद का नाम दिया था। हैकल का मत था कि विशेष परिस्थितियों में जैसे किसी पदार्थ के घोल में से उस पदार्थ के रवे बनकर अलग होने लगते हैं, उसी प्रकार किन्हीं विशेष वातावरणीय दशा में अजैव पदार्थ के घोल में अकस्मात आदि जीव रूपी रवे बन जाते हैं। यानी इन्होंने क्या बताया कि अकस्मात या अचानक नए जीवधारी बन जाते हैं। तो यंत्रवाद या आकस्मिकवाद में ये बताया इन्होंने कि जो जीवधारी हैं, पहले तो प्रलय आती है, प्रलय में जितने भी जीवधारी होते हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं, और अचानक फिर जब प्रलय समाप्त हो जाती है तो अचानक नए जीवधारी बन जाते हैं। ये था ये पूरा इस यंत्रवाद में। फिर दूसरा है स्वतः जननवाद या आजीवात जीवोत्पादन। चाहे स्वतः जननवाद कहो चाहे आजीवात जीवोत्पादन कहो। 624 वर्ष ईसा पूर्व से लगभग 300 वर्ष पूर्व तक वैज्ञानिकों का मत था कि जीवों का जन्म निर्जीव पदार्थों से अपने आप ही हो जाता है। यानी स्वतः जननवाद में या आजीवात जीवोत्पादन में क्या था, इनका मत था कि जो जीव हैं उनका जन्म निर्जीव पदार्थों से अपने आप ही हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर लिया जाए तो तालाबों की कीचड़ से मछलियां बन जाती हैं, मेढक बन जाते हैं, सांप, कछुए, घड़ियाल आदि बन जाते हैं, तथा कूड़े करकट व गोबर आदि से कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। ये क्या सोचते थे कि कूड़े करकट से या गोबर से कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। मिस्र वासियों का विश्वास था कि सूर्य की किरणों से नील नदी की कीचड़ के गर्म होने पर उससे मेढक, सांप, चूहे और घड़ियाल तक बन जाते हैं। यानी जो मिस्रवासी थे क्या सोचते थे, उनका क्या विश्वास था कि जो सूर्य की किरणें होती हैं, इस सूर्य की किरण से नील नदी का जब कीचड़ गर्म होता है तो उसके गर्मी से मेढक, सांप, चूहे और घड़ियाल बन जाते हैं। वान हेलमांट ने दावा किया, जो वान हेलमांट थे इन्होंने दावा किया कि पसीने से भीगी गंदी कमीज, अगर पसीने से गंदी कमीज भीग जाए तो उसको क्या कहा कि भीगी कमीज को गेहूं के दानों के साथ अंधेरे स्थानों में दबाने से 21 दिनों में उससे चूहे बन जाते हैं। मतलब अगर पसीने से भीगी कमीज है, उसको गेहूं के दाने के साथ अंधेरे में दबा दिया जाए तो 21 दिनों में उससे चूहे बन जाते हैं, चूहे का निर्माण हो जाता है। आज भी हमारे देश में बहुत से लोगों का विश्वास है कि पसीने से चीलर, गंदगी से जुएं, गोबर से मक्खियां तथा गधे के मूत्र से बिच्छू बनते हैं। यानी आज भी बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि पसीने से चीलर बन जाते हैं, गंदगी से जुएं बन जाते हैं, गोबर से मक्खियां बन जाती हैं तथा गधे के मूत्र से बिच्छू बन जाते हैं। दार्शनिक अरस्तु ने इस मत को थोड़ा बदल कर प्रस्तुत किया। दो अरस्तु थे, इन्होंने इस मत को थोड़ा सा बदल कर दिखाया। क्या दिखाया इन्होंने कि नई नई किस्मों के जीव निर्जीव पदार्थों के स्वतः जनन द्वारा बनते हैं। यानी जो नई नई किस्में बनती हैं, नई नई प्रजातियों के जीव बनते हैं, वो निर्जीव पदार्थों के स्वतः जनन द्वारा बन जाते हैं। यानी निर्जीव पदार्थों से स्वतः पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार बने जीव पारस्परिक जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, और फिर इस प्रकार से जो जीव बनते हैं वो आपस में जनन क्रिया करते हैं और जनन क्रिया के द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। अतः जीवों की नई किस्में निर्जीव पदार्थों से स्वतः जनन से बनती हैं। तो ये था स्वतः जननवाद। फिर अगला है ब्रह्मांडवाद। तो रिचर्ड, कैल्विन तथा अर्नियस आदि ग्रीक वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड या अंतरिक्ष से प्रतिरोधी बीजाणुओं के रूप में तथा हेल्महोल्ट्ज के अनुसार उल्का पिंडों के साथ जीवन आदि पृथ्वी पर आया था। यानी प्रतिरोधी बीजाणुओं से और उल्का पिंडों से जीवन आदि पृथ्वी पर आया था। सन 1973 में फ्रांसिस क्रिक एवं लेस्ली आर्गेल ने इस मत का समर्थन भी किया था, और इसे पैन स्पर्मियावाद भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मांडवाद को
पैन स्पर्मियावाद भी कहा जाता है। अधिकांश वैज्ञानिक इस मत को नहीं मानते क्योंकि अंतरिक्ष इतना ठंडा, शुष्क व किरणित है कि इसमें से गुजरने वाले जीव जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि इससे जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई है। वो क्या कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष जो है इतना ठंडा है, इतना सूखा है और किरणित है कि इससे गुजरने वाले जो जीव हैं वो जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो ये था ब्रह्मांडवाद में। और इसके बाद दो वाद अभी बचे हुए हैं। 17वीं शताब्दी के बाद से विभिन्न वैज्ञानिकों ने आजीवाद जीवोत्पादन का खंडन किया। अब आजीवाद जीवोत्पादन में क्या था, तो उसमें वैज्ञानिकों ने बताया था कि जो जीव हैं ये निर्जीव पदार्थों से इनका जन्म होता है। जीवों का कैसे जन्म हुआ है, निर्जीव पदार्थों से जन्म हुआ है। जबकि जो जीव जननवाद है, जो जीवोत्पत्तिवाद है, इसमें वैज्ञानिकों ने उसका खंडन किया है। हार्वे ने जीव जननवाद प्रस्तुत किया है। जो हार्वे थे, इन्होंने जीव जननवाद या थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस प्रस्तुत की और इसके अनुसार वर्तमान दशा में पृथ्वी पर निर्जीव पदार्थों से नए जीव नहीं बन सकते हैं। मतलब इन्होंने बताया कि अगर वर्तमान दशा को देखा जाए तो जो पृथ्वी है इस पर निर्जीव जो पदार्थ हैं, उन निर्जीव पदार्थों से नए जीव नहीं बन सकते हैं। पहले से विद्यमान जीवों के अंडों, बीजों या बीजाणुओं से ही नए जीव बन सकते हैं। मतलब इन्होंने बताया कि पहले से अगर कोई जीव है, उसका अंडा है या उसका बीज है या उसका कोई बीजाणु है, तो ही उससे जीव बन सकते हैं, अन्यथा निर्जीव पदार्थों से जीव नहीं बन सकते हैं। तो इस मत के समर्थन में 3 प्रमुख वैज्ञानिकों ने जो सहयोग दिया है, जो प्रयोग प्रस्तुत किए हैं, उसमें से पहला है फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग। फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग आपको बताते हैं, यानी रेडीज एक्सपेरिमेंट। तो इटली के वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेड्डी ने सन 1668 में अग्र प्रयोग द्वारा स्वतः जननवाद का खंडन किया। यानी रेड्डी ने भी क्या कहा कि जो जीव हैं वो निर्जीव पदार्थों से उनका जन्म नहीं होता है। तो इन्होंने प्रयोग क्या किया, इन्होंने कुछ मछलियों को पानी में खूब उबाला ताकि उनमें उपस्थित जो सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाएं। पहले तो पानी में उनको खूब सारा उबाला, उबालने से क्या होता है कि सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, इसीलिए इसको खूब देर तक उबाला। अब उबली हुई मछलियों को शीशे के 3 जार में रखा, अलग अलग 3 जार लिए और तीनों जार में मछलियों को रखा, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। और एक जार को खुला छोड़ दिया, दूसरे जार का मुंह मलमल के कपड़े से ढक दिया और तीसरे जार का मुंह पार्चमेंट पेपर से बांध दिया। इस तरह से रखा जैसे रखी हुई हैं। कुछ दिनों बाद देखा कि पहले जार में मक्खियों व अन्य कीटों के लार्वा बन गए हैं। जो पहला जार खुला था उसमें कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, मक्खियों और अन्य कीटों के लार्वा बन गए थे, किंतु दूसरे जार पर मक्खियों ने उसी मुख पर जो बंधा मलमल का कपड़ा था उसी के ऊपर अंडे दिए थे और तीसरे जार में मक्खियों का नामो निशान भी नहीं था। इस प्रयोग से रेड्डी ने यह सिद्ध कर दिया कि मांस पर मक्खियों द्वारा दिए गए अंडों से ही लार्वा और उनसे नई मक्खियां बनी हैं। यानी मांस पर जो मक्खियों ने अंडे दिए उसी से लार्वा बने, उन्हीं से नई मक्खियां बनी, जबकि वो जो निर्जीव पदार्थ थे उनसे नहीं बनी थी। अब दूसरा प्रयोग है लेजेरो स्प्लेंजनी का प्रयोग। लेजेरो स्प्लेंजनी का प्रयोग है। तो इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेजेरो स्प्लेंजनी ने पौधों व जानवरों के शोरबे को बंद फ्लास्क में पर्याप्त समय तक उबाला। पौधों का कुछ मलबा लिया, कुछ जानवरों का मलबा लिया और उसको एक बंद फ्लास्क में खूब समय तक उबाला, जिससे कि उसमें उपस्थित जीव नष्ट हो जाए। उबाला किस लिए, ताकि उसमें जो जीव हैं वो मर जाएं, बैक्टीरिया जो हैं वो नष्ट हो जाएं। तुरंत फ्लास्क को भली प्रकार से बंद करके वायुरुद्ध कर दिया। उबालने के बाद क्या किया कि तुरंत ही अच्छी तरह से उसको वायुरुद्ध कर दिया ताकि उसमें बाहर से कोई वायु न जाए, यानी फ्लास्क के अंदर वायु प्रवेश न कर सके। इस फ्लास्क में किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई और ना ही शोरबा सड़ा। तो उसका कहना था, यानी उनका कहना था कि वायु में सूक्ष्म जीव होते हैं
जो खुले मांस या शोरबे पर पहुंचकर नए सूक्ष्मजीव उत्पन्न कर देते हैं। मतलब जो वायु है इसमें सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। अगर आप कोई चीज खुली छोड़ देते हैं तो वो सूक्ष्मजीव वहां पहुंच जाते हैं और उन्हीं से नए सूक्ष्मजीव बन जाते हैं। ये चीज इन्होंने बताई। अनेक वैज्ञानिकों ने लेज़ेरो के प्रयोगों और उसके परिणामों को यह कहकर विरोध किया कि स्वतः जनन के लिए वायु आवश्यक है। लेकिन कुछ और भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा कि स्वतः जनन के लिए वायु जरूरी है, एयर आवश्यक है। चूंकि लेज़ेरो ने फ्लास्क को वायु रुद्ध कर दिया था, वायु नहीं गई, इस कारण नए जीव की उत्पत्ति ना हो सकी। अब तीसरा प्रयोग है लुई पास्चर का प्रयोग। तो फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पास्चर ने एक फ्लास्क को शर्करा के घोल या ईस्ट के पाउडर से आधा भरा और फ्लास्क की गर्दन को गर्म करके एस के आकार यानी हंस की जैसे गर्दन होती है, हंस की गर्दन जैसे मोड़ दिया। अब फ्लास्क के घोल को खूब उबाला, जो फ्लास्क में घोल था उसको खूब उबाला, जिससे कि फ्लास्क की सारी हवा एस नली में से बाहर निकल जाए। उन्होंने देखा कि बहुत दिनों तक भी इस फ्लास्क में रखा घोल ना तो सड़ा ही और ना ही उसमें किसी प्रकार के जीव बने, यानी उसमें ना तो वो घोल सड़ा और ना ही किसी प्रकार के जीव बने। यद्यपि यह मुड़ी हुई नली के द्वारा वायु के सीधे संपर्क में था, क्योंकि ये वायु के सीधे संपर्क में था। भाई लेज़ेरो वाले में लोगों ने बताया कि हाँ इन्होंने हवा नहीं दी इसलिए जीव नहीं बने, तो इसमें लुई पास्चर ने क्या किया कि हवा दी, यानी हवा के संपर्क में थे, वायु के संपर्क में था, तब भी जीव नहीं बना। इसका कारण यह है कि मुड़ी हुई नली द्वारा वायु तो फ्लास्क में प्रवेश कर जाती थी, वह अन्य सूक्ष्म जीव नली में फंस जाते थे। यानी जो मुड़ी हुई नली थी उसमें बैक्टीरिया नहीं जा पाते थे, वायु तो चली जाती थी। जब फ्लास्क की ग्रीवा तोड़ी गई, उसकी नली को तोड़ा गया जो मुड़ी हुई थी, तो उसके तरल में बहुत सारे सूक्ष्मजीव उत्पन्न हो गए। क्योंकि वो उसी में फंस गए थे इसलिए बहुत सारे सूक्ष्मजीव बन गए, निकले। इस प्रकार पास्चर ने सिद्ध कर दिया कि जीवाणु रहित मांस के शोरबे में किसी भी प्रकार के जीव की उत्पत्ति असंभव है। यानी अगर जीवाणु उसमें ना हो, उसमें सूक्ष्म जीव ना हो, तो कैसा भी शोरबा हो उसमें किसी भी प्रकार का जीव नहीं बनेगा, जीव बनना असंभव है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। इसी को जीवात जीव जननवाद कहा जाता है या जीवोत्पत्तिवाद कहा जाता है। मतलब लुई पास्चर ने बताया कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होगी, निर्जीव पदार्थों से नहीं होगी। इस प्रकार से जीव जननवाद या जीवोत्पत्तिवाद अथवा कहें तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर यह सिद्ध किया कि जीवन की उत्पत्ति या जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही हुई है, निर्जीव पदार्थों से नहीं हुई है। ये जीवन की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ लाइफ का सिद्धांत था। तो मैंने पूरे टोटल वीडियो जो जैव विकास के हैं चैनल में अपलोडेड हैं, एक एक करके हर एक जानकारी मैंने अपलोड की है चित्र सहित। आप लोग जाकर के उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा।